नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान गुनाहों का देवता का कथानक में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों के देवता का कथानक क्या है और हमने उसके प्रथम खंड और द्वितीय खंड की बात की। इस खंड तक आते आते हमने इस बात को भी जाना कि किस प्रकार से चंदर और सुधा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु अपने प्रेम को सामाजिक मर्यादा के कारण किसी से साझा नहीं कर पाते। सुधा चंदर के कहने पर कैलाश से विवाह तो कर लेती हैं, किंतु उनके साथ मानसिक रूप से नहीं जुड़ पाती। उधर चंदर पमिला से संपर्क में आता है और वहां सुधा के साथ का उसका आध्यात्मिक प्रेम पमी के मानसल प्रेम में के कारण रागात्मक प्रेम में बदल जाता है। खंड के अंत तक आते आते पमी पुनः अपने पति के पास लौट जाती हैं और चंदर दोबारा से सुधामय हो जाता है। इस खंड में भारती जी ने प्रेम और पत्नीत्व की तुलना की है कि पत्नी कितनी उच्च ऊंचाई पर हमारे समाज में रहती है। पमी के माध्यम से उन्होंने पत्नीत्व की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया है। जहां पर सुधा द्वारा कैलाश के प्रति अपने पत्नीत्व धर्म का पालन होता देखकर पम्मी इस बात को समझ जाती है कि शारीरिक प्रेम की अवस्था क्षणिक होती है, किंतु जहां पर आध्यात्मिक प्रेम होता है, प्रेम में सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना होती है, वो प्रेम हमेशा सफल होता है, वो प्रेम सार्थक होता है, उसमें स्थायित्व होता है। और सुधा से प्रेम की ये परिभाषा सीखकर पम्मी अपने पति के पास पुनः लौट जाती है। पम्मी चंदर को पत्र लिखती है और पत्र में वो कहती है, प्यार से मेरा मन उठता जा रहा है। प्यार स्थायी नहीं होता, पत्नीत्व स्थायी होता है। और इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं चंदर को भी इस बात का एहसास दिलाने का प्रयास करती है कि प्रेम की भटकन में जीवन व्यर्थ मत करो, प्रेम में स्थायित्व को ढूंढो, जो अंत में आके उसे बिनती के अंदर मिलता है। तीसरे खंड में चंदर और सुधा इन दोनों का पुनः मिलन होता है। सुधा बीमार है, विरागी हो जाती है और पति के प्रति एक समर्पित पत्नी के रूप में उभर कर आती है। सुधा चंदर से बिनती से विवाह करने का आग्रह करती है, जिसे चंदर प्रथम दृष्टि में अनसुना कर देता है। सुधा अपने पति कैलाश के साथ अपने पिता के घर आती है मिलने के लिए। वहां कैलाश की अनुपस्थिति में चंदर के मन की भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं। सुधा को अकेला देख वो उससे रागात्मक संबंध स्थापित करने के लिए आतुर हो उठता है। सुधा यहां चंदर को रोकती है और अपने जीवन की सत्यता को उसे बताती है, उसे समझाने का प्रयास करती है कि यद्यपि वह उससे प्रेम करती है, स्नेह करती है, पर अब वो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। चंदर को समझते हुए भी उसकी बातें समझ में नहीं आती और वो एक प्रकार से उस पर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। दृश्य बदलता है।
रुग्णावस्था में डॉक्टर शुक्ला के घर सुधा पुनः आती है। गर्भपात के कारण अतिशय रक्तस्राव होने से सन्निपात की स्थिति में पहुंचती है। वहां पर वो अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पिता की गोद में कुछ क्षण व्यतीत करती है और बिनती से कहकर चंदर के चरण रज को अपने माथे पर धारण करती है और इसके उपरांत प्राण त्याग देती है। इस तरह से शायद वो ये बताने का प्रयास करती है कि वो मन ही मन ये कामना करती है कि इस जन्म में ना सही अगले जन्म में चंदर और उसका प्रेम सार्थक हो। सुधा बिनती से कहती है, मैं झुक नहीं सकती, बिनती यहां आ, हाँ चंदर के पैर छू, अरे अपने माथे पे नहीं पगली, मेरे माथे पे लगा दे, मुझसे झुका नहीं चाहता। अंतिम संस्कार करने के उपरांत चंदर सुधा की इच्छानुसार बिनती को अपना लेता है। उसके अंतिम संस्कारों उपरांत चंदर उसकी राख से ही बिनती की मांग भरकर उससे विवाह कर मानो सुधा की अंतिम इच्छा को पूरा कर रहा था। तीनों खंडों का विस्तार उसमें आए उपखंडों के कारण उत्तरोत्तर सीमित होता जाता है। धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता उपन्यासिक कृति में हम पूरी जब कृति पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कृति प्रेम से परिपूर्ण कृति है। ये एक चरित्र प्रधान कृति है जिसमें मध्य वर्गीय वर्जनाओं को लेखक ने बहुत सटीक और बारीक तरीके से अपने पाठकों के साथ साझा किया है। मध्य वर्गीय मूल्यबोध और आदर्शवादी दृष्टिकोण इसमें हमें समाहित दिखाई देते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर धर्मवीर भारती जी की व्यक्तिवादिता का भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार से मनुष्य सामाजिक दबावों के कारण अपने मन की इच्छाओं को दबाता जरूर है, उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता, पर अंदर ही अंदर बेचैन रहता है, तनावग्रस्त रहता है, संत्रास और पीड़ा से भर जाता है। डॉक्टर रणबीर रंगा के अनुसार भारती ने इस मनोवैज्ञानिक सत्य को खोज निकाला है कि स्नेह और वासना, भावना और शरीर की प्यास एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। एक जीवन का आदर्श है तो दूसरा उसका यथार्थ। शरीर की प्यास भी उतनी ही स्वाभाविक है जितनी की आत्मा की पुकार। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो धर्मवीर भारती अपने उद्देश्य में हमें सफल मिलते हैं। चंदर के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि चंदर और सुधा का प्रेम आदर्श प्रेम है, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने अपने उस प्रेम में कहीं भी देह को स्वीकार नहीं किया है, किंतु दूसरी तरफ वो भी एक सच्चाई है और उस सच्चाई के कारण ही मानो चंदर पम्मी और पम्मी के इर्द गिर्द के वातावरण में घूमता रहता है और अंत में आकर वो बिनती के प्रेम में उसको सार्थक पाता है। डॉक्टर हरिवंश पांडे कहीं ना कहीं अलग मत रखते हैं। उनके अनुसार गुनाहों का देवता का प्रेम किशोर जीवन का सोद्देश्य, दायित्वहीन भोग विलास मात्र है।
अतः जब प्रेम और वासना में कोई द्वंद्व ही पैदा नहीं होता तो उसके मन की गहराइयों में उतरने और असंतुलन ढूंढने की बातें करना ज्योतिषियों की वाणी बोलना है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि दो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से गुनाहों का देवता उपन्यास को खोलकर हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। यदि हम गुनाहों के देवता के पात्रों के बारे में जानने की कोशिश करें तो इसमें कुछ पात्र प्रमुख हैं जिनमें चंदर, सुधा और बिंती हैं। इसके अतिरिक्त गौण पात्रों में हम एंग्लो इंडियन पम्मी को रखते हैं और डॉक्टर शुक्ला को रखते हैं। कहीं ना कहीं बर्टी भी कथा विकास में सहायक है। गौण पात्र अपना अपना चरित्र उभारते हैं, कथा का विकास करते हैं और उसके साथ ही वो प्रमुख पात्रों की घटनाओं को भी, उनके चरित्रों को भी विकसित करने में सहायक हैं। धर्मवीर भारती ने विषयानुरूप पात्रों की परिकल्पना की है। कथा वस्तु में सजीव और सक्रिय पात्रों के क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपन्यास परिस्थितियों के मध्य से उभरते पात्रों के संघर्षों को, उनकी पीड़ाओं को, उनकी कुंठाओं को, उनके संत्रास को अभिव्यक्त करने के साथ साथ वो किस प्रकार से उन संघर्षों से उभरते हैं और उभर कर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, इसका भी अंकन करता है। चंदर सुधा के प्रेम मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उपस्थित होता। लेखक ने प्रेम के विविध रूपों को अंकित करने का प्रयास किया है। सुधा के प्रति चंदर का प्रेम स्वामित्व की भावना से युक्त है। सुधा इस स्वामित्व भावना की इतनी अभ्यस्त हो चुकी है कि वो पता ही नहीं चलता उन दोनों को कि कब चंदर अपनी भावनाओं को सुधा पर आरोपित करने लगता है और कब सुधा चुपचाप उन बातों को बिना किसी विरोध के स्वीकार करती चलती है। उनका ये अधिकार और आकर्षण शरद की पावनता या प्रातःकालीन प्रकाश की भांति स्वाभाविक, पवित्र, उज्जवल है। डॉक्टर लक्ष्मण दत्त गौतम के मतानुसार गुनाहों का देवता सामाजिक यथार्थ से काफी दूर व्यक्तिवादी उपन्यास है, जिसमें भारती के पर्याय चंदर के अनुभवहीन हिंसा, प्रणय और युगानुरूप कर्तव्य बोध का अभाव अपने चरम पर है। पूरी कहानी में चंदर जब जब उस पर कर्तव्यों का बोझ डलने का समय आया, वो वहां से पलायन कर जाता है। वो अपनी बातों को स्वीकार ही नहीं कर पाता। अगर वो सुधा से प्रेम कर रहा था तो उसे खुलकर डॉक्टर शुक्ला को अपने प्रेम के बारे में बताना चाहिए था, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाता। वहां उसके मन में कुंठा आ जाती है, क्योंकि जातीय दृष्टि से वो डॉक्टर शुक्ला से कम था और वो जानता था कि बाहर निकलकर चाहे डॉक्टर शुक्ला कितनी ही बातें कर लें, कितना ही भाषण दे लें, किंतु अंदर ही अंदर वो जाति प्रथा को भी मानते हैं, वो वर्ण प्रथा को भी मानते हैं, वो ऊंच नीच का भेदभाव भी स्वीकार करते हैं। चंदर अपने प्रेम को यूं ही कैलाश को दे देता है। वहीं पर सुधा भी विद्रोह नहीं करती। वो भी अपने पिता से नहीं कहती कि मैं चंदर से प्रेम करती हूं, इसलिए मैं कैलाश से विवाह नहीं करूंगी। वो भी अपने भावों को छुपा लेती है और चुपचाप कैलाश से विवाह कर लेती है।
चंदर सुधा अपने प्रेम संबंधों को आध्यात्मिक अवधारणा के कारण समाज के सामने उजागर करने का साहस नहीं जुटा पाते। वो अंत तक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रेम में देह का भी अपना एक प्रमुख स्थान होता है। उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं था। सुधा चंदर के लिए किसी राखी के पवित्र धागे से भी ज्यादा पवित्र थी और सुधा के लिए चंदर की कही भी कोई भी बात पत्थर की लकीर थी, जिसे बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क किए उसे मानना ही मानना था। चंदर कहता है, सोने की पहचान आग में होती है ना, लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, यह तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और उनका ये खेल चलता ही रहता है। सुधा कैलाश की पत्नी बनने पर भी चंदर को भूलती नहीं है। चंदर पम्मी से प्रेम करते हुए भी सुधा को नहीं भूलता है और जब वो सुधा से मिलता है तो वो सुधामय होने लगता है और अंत में बिनती के निस्वार्थ प्रेम को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखने के उपरांत सुधा पर एक प्रकार से एहसान करता हुआ समझौते के तहत उससे विवाह कर लेता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे के पूरे उपन्यास में प्रेम, वासना, आध्यात्मिक प्रेम और लौकिक प्रेम, इनके मध्य में पात्र अपने ही अपने द्वंद्वों से उलझे हुए दिखाई देते हैं। चंद्र को आकाश में दीप्तिमान नक्षत्र वियोग के भावावेश में डुबो देते हैं, किंतु यथार्थ जीवन में ऐसी भावुकता के लिए कोई भी तो स्थान नहीं होता। पम्मी की शादी निरपेक्ष अवधारणा को समझकर, जानकर सुधा उससे सहमत होने लगती है और जब पम्मी उससे पूछती है कि क्या तुम चंदर से प्रेम करती हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहती थी, वो दुखी हो जाती है। इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का एकमात्र कारण ये है कि चंदर से प्रेम करते हुए उसे इस बात का एहसास ही नहीं था, ये अनुभव ही नहीं था कि वो करना क्या चाहती है, इस प्रेम की अवस्थिति क्या है, इस प्रेम का लक्ष्य क्या है, इस प्रेम की परिणति क्या है। क्या प्रेम की परिणति विवाह में होना जरूरी है? ये बात ना चंदर समझ पाया ना सुधा समझ पाई और सुधा कहती है पम्मी से, उसका मेरी जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उग आते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी, इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। वो सोच ही नहीं पा रही है कि प्रेम का एक वास्तविक रूप विवाह भी तो है, जहां प्रेम को सार्थकता मिलती है, प्रेम को पूर्णता मिलती है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम चंदर के आदर्श और पवित्रता को उचित नहीं मानते हैं। वे चंदर द्वारा सामाजिक भीरुता के कारण अपना और सुधा का जीवन नष्ट करना एक प्रकार से उसकी अज्ञानता स्वीकार करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर हरिवंश पांडे चंदर और सुधा के प्रेम को केवल एक दूसरे से प्रेम करने के लिए किया गया प्रेम स्वीकार करते हैं, जहां एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे को संपूर्णता में प्राप्त करने की कोई इच्छा दोनों में नहीं है। चंदर का पुनीत, आदर्श,
इंद्रियता, शारीरिकता और मांसलता के आग्रह से पूरी तरह से अछूता प्रेम उसे गौरवान्वित करने के साथ साथ सुधा का भी देवता बना देता है। चंद्र का प्रेम अव्यवहारिक है। उसे सुधा से विवाह करने की कोई आकांक्षा नहीं है। वो बड़ी खुशी से सुधा को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वो उसे छोड़कर उस प्रेम को भूलकर कैलाश से विवाह कर ले। वे जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष को, किसी भी प्रकार के दायित्व का सामना करना नहीं चाहता। वह सुधा को स्वयं कैलाश से विवाह करने के लिए एक प्रकार से विवश कर देता है। उसे वह उसी भट्टी में एक प्रकार से झोंक देता है, उसी विवाह रूपी वधशाला में भेज देता है, जिससे वो अपने आप को बलपूर्वक बचाने का प्रयास कर रहा था। सुधा के प्रेम के महत्व को चंद्र तब स्वीकार करता है, तब उसे सुधा की कमी का अनुभव होता है जब सुधा पराई हो जाती है, जब सुधा कैलाश की पत्नी बन जाती हैं और वो पत्नित्व को प्रेम से ऊंचा मानते हुए अपने प्रेम को पूरी तरह से अपने पति कैलाश को समर्पित कर देती हैं और पुनः चंद्र की भटकन शुरू हो जाती है। पम्मी से तृप्ति मिलती है, किंतु जब पम्मी भी सुधा से प्रेरित होकर अपने पति के पास पुनः लौट जाने का निश्चय करती हैं, तब उसका अंतर्द्वंद और अधिक व्याकुल होने लगता है, असीमित होने लगता है और वो अपने प्रेम में, अपने स्वार्थ में अनुचित कृत करने लगता है। उधर सुधा का प्रेम अव्यवहारिक नहीं है, वो समाज से डरती है और ये समाज से लड़कियों का डरना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। आज भी हमारे समाज में स्त्री अपने प्रेम को छुपा कर रखती है, कहीं परिवार को पता ना चल जाए, कहीं समाज को पता ना चल जाए और इसलिए अंदर ही अंदर अपने प्रेम को समझते हुए भी उसे निरंतर अस्वीकार करती चलती है। किंतु प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसे जितना दबाओ वो उतना ही उभर कर सामने आता है। कैलाश से विवाह करने के उपरांत मन से चंद्र को ही समर्पित रहती है और कामना करती है कि उनका यह प्रेम जो आत्मिक रूप से सच्चा था, मर्यादित था, सात्विक था, पवित्र था, वो अगले जन्म में अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। उपन्यास में प्रेम की अवस्थिति को भी उपन्यासकार ने भिन्न रूपों में अंकित किया है और उस प्रेम के माध्यम से अनेक समस्याओं को उद्घाटित किया है। ये समस्याएं ही पात्रों के जीवन का दिशा निर्देश करती हैं, जैसे चंद्र, सुधा, पम्मी और विनती। इन सबके प्रेम में अंतर है। चंद्र सबके प्रति प्रेम का अनुभव करता है, सबके प्रति आकर्षण का अनुभव करता है, किंतु उस प्रेम और आकर्षण में अंतर है। सुधा से उसका प्रेम उदात्त प्रेम है, सात्विक प्रेम है। पम्मी से उसका प्रेम मांसल प्रेम है, जिसमें देह प्रमुख है और बिनती से उसका प्रेम अंत में आकर समझौते का रूप लेता है, जहां वो सुधा के कहने पर उससे समझौते स्वरूप विवाह कर लेता है। सुधा का उदात्त प्रेम त्याग, कल्पना और आदर्श का समन्वित रूप
है। एक कुशाग्र सफल व्याख्याता से चंदर ऐसे आत्म प्रवंचक का रूप ग्रहण कर लेता है जिसमें वह सुधा, पम्मी, बिनती सबको एक करके नकारता चलता है और अंत में सुधा के लिए समझौता अनुसार बिनती को अपनाने के लिए विवश हो जाता है। जिंदगी के यथार्थ को ना समझने के कारण उसका व्यक्तित्व परिस्थितियों के झंझावात में उलझ कर रह जाता है। चंदर का पम्मी से शरीर निरपेक्ष प्रेम का दावा झूठा साबित होता है और वो उसे रिक्त और उद्विग्न छोड़ देता है। अगले वक्तव्य में हम डॉक्टर शुक्ला, बर्टी और पम्मी के विषय में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही हम उपन्यास के अन्य तत्वों, कथानक, देशकाल, वातावरण और भाषा पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।